नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके एग्ज़ाम पर। मेरा नाम है आकांक्षा और आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी के पूरे टॉपिक की। एक ही वीडियो में इसे पूरा ख़त्म करेंगे। अब बात यह है कि आरपीएससी का टॉपिक आपने पढ़ रखा है, पर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। जैसे कि एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग और एक होता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। दोनों में राज्यपाल राष्ट्रपति में इतना कन्फ्यूजन है और वो बुक्स में ढंग से दिया नहीं होता। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली बात वो है आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब आरपीएससी के गठन में और इसके कार्यकाल क्या होगा उन सब के बारे में संविधान में लिखा हुआ है। तो आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में इसके बारे में आरपीएससी के बारे में लिखा गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, शक्ति व सदस्यों की नियुक्ति व बर्खास्तगी के बारे में। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो बात करें आरपीएससी के इतिहास और स्थापना की, तो राजस्थान के गठन के समय कुल 22 रियासतों में से मात्र 3 रियासतों में ही राज्य लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। एक थी जोधपुर, सबसे पहले 1939, उसके बाद में जयपुर 1940, उसके बाद में बीकानेर 1946। अब क्या होता है कि उस समय के जो तत्कालीन राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह द्वितीय, वो 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश 23वां अध्यादेश जारी करते हैं। ये अध्यादेश किस बारे में होता है, क्या कारण होता है इसका? वो होता है राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु। इसी अध्यादेश का जो गजट है, उस गजट में इसका प्रकाशन है वो किया जाता है 22 दिसंबर 1949 को। राजस्थान में आरपीएससी अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन किया गया। अब आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें अब तक वाले में याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आरपीएससी है वो सांविधिक संस्था न होकर संवैधानिक निकाय है। मैं इनके बारे में डिफरेंस आपको आगे बताने वाली हूँ कि संवैधानिक निकाय और सांविधिक संस्था में क्या फ़र्क होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि 16 अगस्त 1949 को जो अध्यादेश जारी किया वो किन्होंने किया, तो तत्कालीन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय द्वारा। आरपीएससी की स्थापना इस प्रकार से कब हो जाती है? 22 दिसंबर 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना हो जाती है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि वर्तमान में जो आरपीएससी का मुख्यालय है वो अजमेर में है। तो वो अजमेर में कैसे गया? तो ये होता है सत्यनारायण राव समिति के कारण। सत्यनारायण राव समिति है, इनकी सिफारिश पर 21/8/1958 को जो मुख्यालय है वो जयपुर से ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया जाता है? अजमेर में कर दिया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर पूछेंगे तो पूछ लेंगे कि पहले कहाँ थी अब कहाँ है। फिर नीचे अगर कोई भी दिया जाए तो आगे अजमेर दे देंगे पर पीछे जयपुर, जोधपुर कुछ भी दे सकते हैं। तो जोधपुर अजमेर आएगा तो वो कथन गलत होगा। जयपुर पहले थी, ट्रांसफ़र होकर होती है अजमेर। अब बात करें आरपीएससी की सदस्य संख्या की, तो सबसे पहले जब 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की स्थापना होती है तो इस समय इनके अध्यक्ष होते हैं एस.के. घोष। इनका पूरा नाम था शरद कुमार घोष। ये उस समय जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी थे। तो एस.के. घोष अध्यक्ष बनते हैं और 2 सदस्य होते हैं देवी शंकर त्रिपाठी और N.R. चंदोटकर। उसके बाद में 1962 के अंदर एक सदस्य की संख्या बढ़ा दी जाती है, तो टोटल अध्यक्ष और सदस्य हो जाते हैं 4। उसके बाद में 1965 में एक और सदस्य को बढ़ा दिया जाता है और कुल सदस्य और अध्यक्ष मिलाकर हो जाते हैं 5। उसके बाद में 20 सालों बाद 1985 में एक और सदस्य को बढ़ाया जाता है और कुल अध्यक्ष और सदस्य संख्या हो जाती है 6। उसके बाद में 2011 में 2 सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है और कुल सदस्य संख्या हो जाती है 8। और पिछले साल ही 2025 में 3 सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया और कुल सदस्य संख्या अध्यक्ष सहित 11 हो गई है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आरपीएससी में कितने सदस्य और कितने अध्यक्ष हैं? तो 1 अध्यक्ष है और 10 सदस्य हैं, और कुल अध्यक्ष सहित पूछा जाए तो 11 सदस्य हैं। अब बात करें
राजस्थान लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष की, तो हमें अब तक 40 अध्यक्ष बन चुके हैं। उत्कल रंजन साहू हैं, वो 40वें आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, पर हमें इन सब के नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं हम उन्हें याद करेंगे। जैसे कि पहले आरपीएससी के अध्यक्ष कौन थे, वो थे एसके घोष। इनका सबसे न्यूनतम कार्यकाल रहा है। इन्होंने 22 दिसंबर 1949 जब आरपीएससी की स्थापना हुई उस समय इन्होंने ज्वाइन किया और 25 जनवरी 1950 तक इनका कार्यकाल है। दूसरे हैं देवी शंकर त्रिपाठी। इनका सबसे अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल रहता है, 8 अगस्त 1951 से 17 जनवरी 1958 तक। अभी पूछा जाए कि वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं उत्कल रंजन साहू। इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था 12 जून 2025 से अभी वर्तमान में यही हैं। अगर बात की जाए, यहाँ पर एक होता है कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष वह होता है जब अध्यक्ष पद पर ना हो या फिर किसी कारणवश अपना कार्य नहीं कर पाता हो, तो राज्यपाल है वो राज्यपाल है वो कार्यवाहक अध्यक्ष को बनाता है और वो उसी आयोग का कोई सदस्य होता है। और कार्यवाहक अध्यक्ष तब के लिए होता है जब तक कि अगेन किसी अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाए। तो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे वो थे एल जोशी। इनका कार्य ग्रहण अगर आप याद रखें तो 4 दिसंबर 1958 से 31 जुलाई 1966 तक है। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल आता है, वो आता है जसवंत सिंह राठी का। इनका मात्र 14 दिन का कार्यकाल था। इन्होंने 1 फरवरी 2022 को ज्वाइन किया और 15 फरवरी 2022 को इनका कार्य। आरपीएससी महिला सदस्य, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरपीएससी महिला सदस्य, 7 महिला सदस्य बनी है अब तक। पहली है श्रीमती कांथा कथूरिया। श्रीमती कांथा कथूरिया ये राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी रही हैं, पर इनके बारे में हम जब अगली वीडियो बनाएंगे राज्य महिला आयोग पर तो तब इनके बारे में पढ़ेंगे। अब याद रखिएगा कि आरपीएससी महिला सदस्यों में पहली महिला सदस्य थी श्रीमती कांथा कथूरिया। इनका ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि इन्होंने 22 दिसंबर 1989 से 23 अप्रैल 1995 तक कार्य किया। इनके अलावा बाकी का इनका याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, बस इनका नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि इनमें से आरपीएससी में महिला सदस्य कौन नहीं थी और फिर इन 3 के नाम दे दिए और उनको एक का नाम नहीं दिया तो उन्हें पहचाना। तो याद रखिएगा, दूसरी महिला सदस्य थी वो थी श्रीमती कमला भील। तीसरी महिला सदस्य थी डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा। चौथी थी श्रीमती दिव्या सिंह। पाँचवीं थी राजकुमारी गुज्जर। छठी थी संगीता आर्या। इनका याद रखिएगा कि ये वर्तमान में भी आरपीएससी के सदस्यों में है। इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था 14 अक्टूबर 2020 को और ये वर्तमान में भी हैं। मंजू शर्मा, इन्होंने संगीता आर्या के अगले दिन 15 अक्टूबर 2020 को पद ग्रहण किया था, पर इन्होंने 15 सितंबर 2025 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब बात करते हैं आरपीएससी के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की। तो पहला आरपीएससी के अनुच्छेद हैं वो है 315 से 323 तक। तो पहले आर्टिकल की बात करते हैं 315(1). इसमें एक सिंपल सी बात कही गई है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, उसी प्रकार से राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अब आर्टिकल 315(2) और 315(4) है, वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि उनको थोड़ा जब हम पढ़ेंगे उनके साथ कंपेयर करके बताना होगा ताकि वो अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा गलती होती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 316 की। तो आर्टिकल 316 है, इसमें पहला अनुच्छेद आता है 316(1). इसमें बात की जाती है नियुक्ति की। इसमें किसकी बात की जाती है? नियुक्ति की। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। अब ये बात आपको याद रखनी होगी कि राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है।
योग्यता के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन एक शर्त ये है कि जो आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके 50% सदस्यों को केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 316(1). इसका अंदर जो धारा क है उसमें ये बात करता है कार्यवाहक अध्यक्ष की। जैसे हम पहले बता चुके हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल कब करता है? जब या तो अध्यक्ष का पद रिक्त हो, या दूसरा जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष वो तब तक कार्य करेगा जब तक अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता या अध्यक्ष पुनः अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता। अगले आर्टिकल की बात करें तो 316 भाग 2, इसके अंदर बात की जाती है कार्यकाल व त्यागपत्र की। तो कार्यकाल कितना होगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का? तो वो है पद ग्रहण से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो। अब इसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है जो आरपीएससी बार बार पूछती है कि पहले इसकी पदावधि कितनी थी, या फिर जो बहुत सारे कथन दिए होते हैं इनमें से सही कूट का चयन कीजिए, असत्य कथन चुनिए। उनमें ये चीज़ दे दी जाती है कि आरपीएससी के शुरुआत से ही 62 वर्ष की आयु है वो कार्यकाल में थी, लेकिन वो नहीं थी। पहले कितनी थी? 60 वर्ष थी। फिर 1976 41वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, उसमें इसकी आयु सीमा है वो 2 वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अब बात करें त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र है वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य वो राज्यपाल को देते हैं। अब इस बात को यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि मैं आगे जो बताने वाली हूँ संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के किनको त्यागपत्र देते हैं तो उनमें दोनों में डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के जो त्यागपत्र हैं वो दिए जाते हैं राज्यपाल को। बात करें आर्टिकल 317 की, तो ये बताता है बर्खास्तगी व निलंबन से। 317 में 3 भाग हैं। अनुच्छेद 317(1) ये बताता है कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यहाँ मैं आरपीएससी लिख रही हूँ क्योंकि हम राजस्थान के एग्जामों की बात कर रहे हैं, बाकी का यहाँ पर आरपीएससी से मतलब यही है कि राज्य लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य का जो है राज्य लोक सेवा आयोग, उन्हीं की बात की जा रही है। अनुच्छेद 317(1) आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है। कदाचार मतलब मिसबिहेव। अनुच्छेद 317(2) सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है। देखिए, बात यह है कि अनुच्छेद 317(1) में आप ये याद रखेंगे तो कि सबसे सुप्रीम कौन होता है देश के अंदर? राष्ट्रपति होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल मिसबिहेव के आधार पर राष्ट्रपति है वो हटा सकता है। राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 145 के तहत है वो इसकी जाँच कराता है, और अगर उच्चतम न्यायालय है जाँच के बाद उसे हटाने की सलाह देता है तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। ये अनुच्छेद 145 इनके बारे में हम जब हाई कोर्ट वाला पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट वाला पढ़ेंगे, तब उनके बारे में बात करेंगे। अभी बस इतना याद रखिएगा कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल मिसबिहेव के आधार पर सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। याद रखिएगा ये बात। अनुच्छेद 317(2) सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है। इन दोनों में इतना ही फ़र्क है कि बर्खास्त करना होगा, पद से हटाना होगा तो वो केवल राष्ट्रपति कर सकता है, और निलंबित करना है, कुछ समय के लिए हटाना है, तो वो करेगा राज्यपाल। अब बात करें 317(3) की, तो इनमें यह है कि राष्ट्रपति निम्न आधारों पर हटा सकता है बिना कोर्ट के, या तो कोर्ट द्वारा उसे दिवालिया घोषित हो जाए, या कार्यकाल के दौरान अन्य किसी विभाग की सवेतन सेवा स्वीकार की हो, या राष्ट्रपति की राय में अध्यक्ष या सदस्य में से कोई मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम हो। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि आर्टिकल 317(1) में कि अगर वो कदाचार का दोषी माना गया है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति उसे पद से बर्खास्त कर सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कदाचार का दोषी माना कब जाए, कब माना जाए, तो उसके बारे में बताया जाता है आर्टिकल
317(4) में कि अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार से कोई संविदा या करार किया हो या करने का इच्छुक हो, या फिर किसी निगमित कंपनी के सदस्यों के साथ संविदा या करार के लाभ के लिए भाग लेता है। अब यहाँ पर ये 317 का आर्टिकल है वो ख़त्म होता है। हमने बात कर ली 317(1) वो है बर्खास्तगी के बारे में कि सिर्फ राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। 317(2) है वो इस बारे में है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित कर सकता है, वो कर सकता है राज्यपाल। 317(3) के बारे में हमने बात की है कि अगर वो दिवालिया हो सदस्य या फिर किसी और विभाग की सवेतन सेवा स्वीकार कर ली हो या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो तो उन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है। और 317(4) में हमने बात कर ली कि उन्हें कदाचार का दोषी माना जाए तो कदाचार का मतलब क्या हो, क्या करे वो कि वो कदाचार के दोषी पाए गए हैं। अब बात करें अनुच्छेद 318 की, तो अनुच्छेद 318 वो है सेवा शर्तों और नियम के बारे में कि राज्य लोक सेवा आयोग की जो सेवा शर्तों का निर्धारण है कि इसमें कितने सदस्य होंगे, उनका क्या कार्य होगा, वो सारी सेवा शर्तों का निर्धारण है वो राज्यपाल करता है। याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण है वो राज्यपाल करता है, लेकिन नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये भी याद रखने वाली बात है। अनुच्छेद 319 की बात करें तो ये अनुच्छेद 319 बताता है पद समाप्ति के बाद दूसरी नौकरी पर रोक। पद समाप्ति के बाद दूसरी नौकरी पर रोक, इसमें दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं आरपीएससी का अध्यक्ष कि अगर आरपीएससी का अध्यक्ष रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद वह दूसरे स्टेट का पीएससी का अध्यक्ष या यूपीएससी का अध्यक्ष या यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। ठीक है, आरपीएससी का अध्यक्ष अगर वो रिटायर हो गया तो किसी दूसरे स्टेट का है लोक सेवा आयोग उसका अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या सदस्य बन सकता है, पर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। सदस्यों की बात करें तो सदस्य हैं वो अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए पात्र हैं, उसी राज्य लोक सेवा आयोग के या अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने के पात्र हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। अब इसमें एक बात और याद रखने की ये है कि अगर किसी का एक पद पर कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसी पद पर उसका पुनः कार्यकाल नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 320 की। तो अनुच्छेद 320 है वो आरपीएससी के कार्यों के बारे में बताता है। क्या क्या कार्य हो सकते हैं? राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, ये हमें सबको पता है। सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिसिप्लिनरी मैटर्स पर सरकार को सलाह देना, ये सारे आरपीएससी करती है। डिसिप्लिनरी मैटर्स पर सरकार को सलाह देना, लेकिन सरकार इनकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी याद रखने की बात है। अनुच्छेद 321 ये बात आती है आरपीएससी के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति। आरपीएससी कार्यों को विस्तार करने की शक्ति किनके पास है? तो वो है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल है वो कानून बनाकर इनके कार्यों सीमा में विस्तार कर सकती है। आर्टिकल 322 ये बताता है राज्य लोक सेवा आयोग के एक्सपेंसेस या वे या फिर कितना खर्चा हुआ उसके बारे में। अब इसमें ये एक क्वेश्चन है जो हर दूसरी एग्ज़ाम में आई थिंक मैंने देख लिया है कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन, भत्ते व पेंशन वो कौन देता है या फिर उनका भार ग्रहण कहाँ से होता है? तो इनकी पेंशन, वेतन, भत्ते वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और राज्य विधानमंडल में मतदान नहीं होता है। मतलब क्या है कि इनकी जो एक बार सैलरी हो गई, इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है। इनकी सेवा लागू होने के बाद में इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है। अब बात करें आर्टिकल 323 की, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये बताता है रिपोर्ट या प्रतिवेदन के लिए कि राज्य लोक सेवा आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं उसकी जिसमें हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं या फिर जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर असत्य कूट का चयन कीजिए, सत्य कूट का चयन कीजिए, उनमें आते हैं और ये हमसे गलत होते हैं।
तो बात करते हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है राज्य लोक सेवा आयोग और एक होता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, वो अलग है, वो नहीं आता है, बट ये दोनों है, ये राजस्थान के एग्जामों में पूछ ली जाती है। ये है राज्य लोक सेवा आयोग, ये है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब है प्रत्येक राज्य का स्वयं का लोक सेवा आयोग होगा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, वो होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जॉइंट लोक सेवा आयोग। जैसे कि 1966 में था शायद हरियाणा और पंजाब का, आई एम नॉट श्योर अबाउट ईयर, बट उन तो 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, अगर उनका एक ही लोक सेवा आयोग है तो वो आएगा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है वो सांविधिक संस्था है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, संवैधानिक निकाय और सांविधिक संस्था में? तो जिनका खुद के अनुच्छेद दिए होते हैं संविधान के अंदर, वो होते हैं संवैधानिक निकाय, कि संविधान में इनके बारे में लिखा गया है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, ये संसद या विधानमंडल में कानून बनाकर पारित किए जाते हैं। अगर संवैधानिक निकाय है, इनमें कुछ परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि उम्र बढ़ाने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था। इनमें अगर कुछ संशोधन करना है तो इनमें कोई कानून बनाकर और फिर संशोधन किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। वार्षिक रिपोर्ट ये भी राज्यपाल को देते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट है वो अगर 2 राज्य जुड़े हुए हैं तो दोनों के राज्यपालों को दी जाएगी, संबंधित राज्यों के राज्यपालों को दी जाती है। अब एक ये है कि यूपीएससी राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य करेगा जब राज्यपाल अनुरोध करेगा राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति अनुमति देगा यूपीएससी को। इसका मतलब ये है कि अगर कभी ऐसा होता है राजस्थान के अंदर कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति से अनुरोध करे कि हम किसी कारणवश राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा की जाने वाली एग्ज़ामों को सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यूपीएससी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो अगर राष्ट्रपति है वो यूपीएससी को अनुमति देता है तो राजस्थान में यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। तो इसमें बस ये याद रखना है कि किसके अनुरोध पर राष्ट्रपति है वो यूपीएससी को राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य करने की शक्ति देता है, तो वो है राज्यपाल के अनुरोध पर। अब इसके बारे में एक थोड़ा सा यहाँ पर है कि आरपीएससी के जो प्रथम सचिव थे, सचिव एक आईएएस रैंक का अफसर होता है, तो आरपीएससी के प्रथम सचिव थे वो थे श्याम सुंदर शर्मा। आरपीएससी की प्रथम महिला सचिव थी ओटिमा बोर्डिया। और एक इम्पोर्टेंट आदमी है, इनका ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार आता है, क्योंकि ये आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं और सचिव भी रहे हैं, दोनों पदों पर। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे अध्यक्ष पद के और उनमें इनका नाम भी दे देंगे, तो ये होगा एन.के. बैरवा। इन्होंने आरपीएससी के अध्यक्ष व सचिव दोनों पदों पर कार्य किया है। तो ये था कंप्लीट आरपीएससी के बारे में, इसके गठन से लेकर इसकी शक्ति, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी और जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपका बहुत बहुत थैंक यू इतनी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली का एक टॉपिक लेके आऊँगी जो कि आपकी एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत हद तक मदद करेगा। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।